स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कभी न समाप्त होने वाले इस नारे के जन्मदाता हमारे प्यारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं। राष्ट्र की वेदना को निर्भीकता के साथ प्रकट करने वाले उग्र राष्ट्रीयता के जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी न केवल स्वाधीनता के साहसी सेनानी थे, बल्कि एक महान विचारक, महान गणितज्ञ, दार्शनिक और साथ ही महान राजनीतिज्ञ भी थे। राजनीति और विद्वता दोनों का अभूतपूर्व संगम उनकी महानता और यशोगाथा को द्विगुणित करने वाला था। आइए बात करते हैं हमारे तिलक जी के जीवन की। 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चिक्कल गांव में एक सुसंस्कृत परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके दादाजी पेशवा राज्य में उच्च पद पर महान विद्वान थे, लेकिन पेशवाओं का पतन हो गया और परिवार की वह स्थिति नहीं रही। पिताजी गंगाधर राव जी अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक थे। वे संस्कृत, गणित, मराठी इसके महान ज्ञाता थे। उन्होंने त्रिकोणमिति पर, व्याकरण पर पुस्तकें भी लिखी थी। परिवार में सभी बलवंत या बाल कहकर तिलक जी को बड़े प्यार से पुकारा करते थे और यही नाम आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से जाना गया। तिलक जी का बाल्यकाल रत्नागिरी में व्यतीत हुआ। बचपन से ही कहानियां सुनने का शौक था। आपको दादाजी जो है जब भी समय मिलता कहानियां सुनाते थे। जानना चाहोगे कौन सी कहानियां? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, गुरु नानक आदि देशभक्तों और क्रांतिकारियों की कहानियां बाल्यकाल में बड़े ही चाव से तिलक जी सुना करते थे। और इस पूरे विचारों का प्रभाव ये पड़ा कि बचपन से ही तिलक जी का रुख क्रांतिकारी हो गया और वे अंग्रेजी शासन से घृणा करने लगे। बहुत छोटी सी उम्र से ही दादाजी से भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं और देशभक्ति की सीख आपने ली। अध्यापक पिताजी ने तिलक जी को संस्कृत, मराठी, गणित इन सबका ज्ञान बचपन में घर पर ही करा दिया। माता की बात करें बच्चों, पार्वती बाई धार्मिक विचारों वाली महिला थी। आपके अपने परिवार से बाल्यकाल में जो संस्कार मिले उसकी छाप हमें तिलक जी के भावी जीवन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पिताजी का तबादला पुणे हो गया। पिता के साथ, परिवार के साथ बाल गंगाधर जी पुणे आ गए। 1866 में पुणे में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल में आपने दाखिला लिया। गजब की अद्भुत स्मरण शक्ति, सहस्त्रों श्लोक उन्होंने कंठस्थ कर लिए। विद्यार्थी जीवन से ही साहसी थे, बिल्कुल निडर थे, सच्चाई पर हमेशा अडिग रहने वाले थे। पुणे के स्कूल में पढ़ते समय जो व्यक्तित्व का नया रूप सामने आया, विद्यार्थी जीवन की अनेक घटनाएं हैं बच्चों, जिसने स्पष्ट कर दिया यह बालक न तो कभी अपने ऊपर अन्याय को सहन करेगा और ना ही किसी के ऊपर होने वाले अन्याय को चुपचाप देखेगा। एक बार की बात बताती हूँ आपको। तिलक जी की क्लास है, जैसा आपकी क्लास चलती है ना, क्लास चल रही थी, विद्यार्थी आए, उन्होंने मूंगफली खाई और छिलके वहीं पर फेंक दी। कुछ देर बाद अध्यापक जी आए। अध्यापक जी कक्षा में आए तो बहुत गंदा दिखाई दिया, नाराज हुए, किसने यहाँ पर मूंगफली खाई और छिलके यहीं पर डाल दिए। कोई भी छात्र पूछने पर सच नहीं बता रहा है, कोई भी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है। अध्यापक जी ने सारी कक्षा को दंडित करने का निर्णय लिया। मास्टर जी ने छड़ी निकाली और प्रत्येक छात्र को बोला, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। सबकी हथेलियों पर तड़ातड़ बैत जो है वो जड़नी शुरू कर दी। आइए अब बताती हूँ आपको तिलक जी की बारी आने पर उन्होंने क्या करा। उन्होंने अपने हाथ बगल में दबा दिए और बोले, मैंने मूंगफली नहीं खाई तो मैं बैत भी नहीं खाऊंगा। जब मैंने कक्षा को गंदा ही नहीं किया तो मैं दंड को क्यों स्वीकार करूं? अध्यापक जी ने कहा, तो तुम सच बता दो, सच क्या है ये बता दो, मूंगफली किसने खाई? तिलक जी चुगली बिल्कुल नहीं करना चाहते थे और ना उन्होंने कभी चुगली करी। उन्होंने कहा, मैं ना तो किसी का नाम बताऊंगा और ना ही मैं बैत खाऊंगा। अब देखिए अध्यापक जी का गुस्सा बहुत तेज हो चुका है। घर पर शिकायत की गई, पिताजी को बुलाया गया। पिताजी को स्कूल आना पड़ा। पिताजी ने कहा, मेरे बेटे के पास पैसे ही नहीं थे, वो मूंगफली खरीद ही नहीं सकता। ना तो मेरा बेटा झूठ बोलता है और ना ही वो बाजार की कोई चीज खाता है। तिलक जी ने अपने जीवन में कभी डर कर अन्याय के सामने नहीं झुके। गणित, संस्कृत तिलक जी के प्रिय विषय रहे। हमेशा परीक्षाओं में कठिन सवालों को हल करने की आदत थी उनकी। एक बार इस आदत पर एक मित्र ने पूछा, तुम हमेशा कठिन सवालों को क्यों हल करते हो?
अगर तुम सरल सवालों को हल करोगे तो तुम्हें परीक्षा में ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। पर तिलक जी ने कहा, मैं ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता हूं, इसीलिए कठिन सवालों को हल करता हूं। अगर हम हमेशा ऐसा ही काम करते रहेंगे जो हमेशा हमें सरल लगते हैं, तो कभी हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। बहुत ही कम उम्र में तिलक जी की माता का प्यारा साया, पिताजी का हाथ बिल्कुल उनके सर से उठ गया। तिलक जी के विवाह की बात करें तो कम उम्र में ही इनका विवाह वल्लभपाल की सुपुत्री ताप्ती बाई से हुआ। शादी हुई, कुछ समय पश्चात ही पिताजी की मृत्यु हो गई। 15 वर्ष की अवस्था माता पिता दोनों का साया बालक के सिर से उठ चुका था। देखो, ये दोनों हमारी छतरी की तरह कार्य करते हैं। आपके जीवन में सबसे ज्यादा माता पिता जिनका सपोर्ट हमें मिलता है, लेकिन दोनों ही उठ चुके हैं। बड़े साहस के साथ अपने आप को संभाला, सिर्फ 4 माह बाद मैट्रिक की परीक्षा दी और उसे पास कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें कॉलेज एजुकेशन की, 1873 में दक्कन कॉलेज में प्रवेश लिया। बीए की परीक्षा, डिग्री प्राप्त करी, कॉलेज में प्रवेश लिया। शरीर कैसा? एकदम दुबला पतला, लेकिन प्रतिदिन क्या करी? नियमित व्यायाम, खूब एक्सरसाइज और अपने शरीर को एकदम हष्ट पुष्ट बना लिया। कुश्ती, तैराकी, नौकायान आपके प्रिय खेल थे। कॉलेज जीवन चलता रहा। 1 वर्ष के भीतर ही तिलक जी ने अपने शरीर को बड़ा ही मजबूत और इतना आकर्षक व्यक्तित्व आपने निखार लिया। 1879 की बात करें, एलएलबी की डिग्री प्राप्त करी और गणित में बड़े प्रभावशाली, बड़े ही होशियार थे, फिर भी वकालत करी। इस पर एक मित्र ने उनसे पूछा, अच्छा बताओ तिलक जी, गणित का इतना अच्छा ज्ञान, फिर भी उसमें सर्वोच्च डिग्री नहीं ली और कानून की पढ़ाई करी, ऐसा आपने क्यों किया? देखिए, तिलक जी ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त करके मुझे जॉब तो अवश्य मिल जाएगी, लेकिन इस देश की सेवा के लिए गणित की नहीं बल्कि वकालत की आवश्यकता है। कानून की पढ़ाई करते समय तिलक जी की मुलाकात एक महान व्यक्तित्व, कौन? गोविंदराव आगरकर जी से। दोनों के बीच में गहरी दोस्ती होती चली गई। दोस्तों ने यह विचार किया, अनेक रातें गुजार दी कि देशवासियों की सेवा करनी है, कौन सी योजना बनाएं, किस प्रकार हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराएं। अंततः उन्होंने संकल्प लिया, हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, नई पीढ़ी को सस्ती और अच्छी शिक्षा देंगे। इसके लिए खूब सारी स्कूलें, कॉलेज चलाएंगे और चल पड़ा उनका मिशन। क्योंकि क्या मानना था तिलक जी का, स्वतंत्रता और समाज सुधार अगर चाहिए तो हमें राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना पड़ेगा। अगर लोग शिक्षित होंगे तभी तो समाज सुधार में हमारे सहायक बनेंगे। और बच्चों, बहुत सारे दोस्त, आगरकर जी, चिपलूणकर जी, नाम जोशी, इन सबके सहयोग से पूना में एक स्कूल की स्थापना की गई। कौन से स्कूल? न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई। अगर बात करें, देखो सभी में कठिनाई आती है। प्रारंभ में सिर्फ और सिर्फ मात्र 18 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है, लेकिन धीरे धीरे चलते हुए उनकी संख्या 1000 पहुंच गई। 5 वर्षों में 1900 तक पहुंच गई। तिलक जी शिक्षा क्या देते थे? सिर्फ सब्जेक्ट की नहीं, बुनियादी शिक्षा दिया करते थे। छात्रों को विषय की गहराई समझाते थे, उन्हें विषय की गहराई को समझने के लिए प्रेरित करते थे। धीरे धीरे स्कूल इतनी प्रगति करता गया कि यह प्रेसिडेंसी का सर्वोत्तम कॉलेज बन गया। पूना की सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थिति में एक नया इतिहास इस कॉलेज ने रचा। तिलक जी की जनसाधारण की जो बेबसी थी, उसकी तरफ बहुत अच्छी परख थी। वो जानते थे कि अंग्रेजी सरकार जो है जनता को कितना परेशान कर रही है। लेकिन जब उन्होंने बड़ौदा के महाराजा मल्लराव को भी बेबस देखा, एक तरफ मल्लराव जी बेबस, दूसरी तरफ वो देख रहे हैं 1877 में भारत में, 78 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा, लोग मर रहे हैं, बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है। और दूसरी तरफ दिल्ली में शानदार दरबार का आयोजन किया जा रहा है, महारानी को केसरे हिंद की उपाधि दी जा रही है, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जा रहा था। उनका हृदय, तिलक जी का हृदय बड़ी क्रांति से, ज्वाला से भर गया। देश की जो वास्तविक स्थिति है उनसे उन्होंने लोगों को अवगत कराया। उनको अवगत कराने के लिए उन्होंने कुछ उपाय सोचा, किस प्रकार जनता में नव चेतना आएगी, नव जागृति आएगी। इसलिए उन्होंने अपने मित्रों से बातचीत करी और अपने मित्रों आगरकर, नाम जोशी, चिपलूणकर, इन सबके सहयोग से मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र और अंग्रेजी भाषा में मराठा
समाचार पत्र का प्रकाशन किया। निर्भीक और स्वतंत्र दृष्टिकोण वाले तिलक जी ऐसे लेखक थे जिन्होंने कि अपने पत्रों में न केवल साहित्य लिखा, धर्म लिखा, इतिहास लिखा, इसी के साथ साथ बड़ी निर्भीकता के साथ अंग्रेजी सरकार की कटु नीतियां, उनके बारे में कटु लेख प्रकाशित किए। उस समय की बात बता रही हूं जब हम आजाद नहीं हैं, गुलाम हैं, बहुत मुश्किल है उनके खिलाफ कुछ लिखना। इसीलिए सर वैलेंटाइन शिरोल ने अपने लेख में इंडियन अनरेस्ट जो लेख है उसमें तिलक जी को क्या कहा, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, अर्थात भारतीय अशांति का जनक, ये टाइटल दिया गया तिलक जी को। क्या रुके तिलक जी? नहीं, महाराष्ट्र में पाठकों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर डे खूब ज्यादा पाठक जो है जुड़ते चले जा रहे हैं। ब्रिटिश शासन की आलोचना करने के कारण आप क्या सोचते हैं सरकार माफ कर देगी, छोड़ देगी, जाने देगी? नहीं, मानहानि का दावा उन पर लगाया गया, मुकदमा चला, केस चला और तिलक जी को कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के उपरांत उनको और प्रतिष्ठा मिली, वो जननायक, लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तिलक जी ने अनुभव किया शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ेगी, अगर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना नहीं हुई तो जागृति संभव नहीं है। इसीलिए 1884 में दक्षिणी समाज की स्थापना की, 85 में आर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जो वर्तमान फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1889 की बात करें तो तिलक जी भारतीय कांग्रेस में शामिल हुए। देखो बहुत गजब बात बता रही हूं आपको। उस समय जो कांग्रेस थी उदारवादियों के लिए, उदारवादियों का वो ग्रुप था और उनके लिए स्वराज का मीनिंग बिल्कुल अलग था। कांग्रेस के उदारवादियों के लिए स्वराज का अर्थ क्या था? उनके लिए स्वराज का अर्थ था ये अंग्रेजी साम्राज्य और उसी के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन, थोड़ी बहुत हमें छूट। जबकि तिलक जी ने क्या कहा, स्वराज का अर्थ है विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्रता। आपने उदारवादियों को, उनकी कृति को, उनके कार्यों के तरीके को भिक्षावृत्ति कहा, उन्होंने उसका विरोध किया। तिलक जी ने कहा मैं जानता हूं हमें अपने अधिकारों के लिए मांग करनी चाहिए, हमें यह अनुभव करते हुए मांग करनी चाहिए कि मांग अस्वीकार ना हो। मांग प्रस्तुत करने और याचना करने में बड़ा अंतर है। अगर आप अपनी मांग को नामंजूर किए जाने पर लड़ने के लिए तैयार हो तो निश्चित मानिए आपकी मांग कभी नामंजूर नहीं की जाएगी। तिलक जी ने अपनी सारी शक्ति राष्ट्रीय आंदोलन को शक्तिशाली बनाने में लगा दी। महाराष्ट्र के जो नवयुवक है उनमें आत्मनिर्भरता, आत्म बलिदान, आत्मविश्वास के भाव जागृत करें। अनेक बड़ी बड़ी समितियां, अखाड़े, क्लब, सभी की स्थापना की। तिलक जी क्या चाहते थे? तिलक जी चाहते थे भारतीय स्वतंत्रता किसी की कृपा से न ले बल्कि अपने अधिकार से, अपने सामर्थ्य के बल पर अर्जित करें। इसी उद्देश्य के लिए तिलक जी ने 1893-94 शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव, क्या है ये? एकता के लिए मनाए जाने वाले उत्सव, सभी लोग एकत्र हो, देश प्रेम की भावना उनमें जागृत हो, इसीलिए ये उत्सव मनाए गए। 1897 की बात करते हैं। तिलक जी मुंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। इसी वर्ष महाराष्ट्र में चारों तरफ भीषण अकाल है, प्लेग महामारी आ चुकी है, लाखों लोग मौत के शिकार हो गए हैं। सैनिक अधिकारी किस लिए आ रहे हैं? जांच के बहाने, लेकिन घरों में घुसकर वो महिलाओं के साथ अशोभनीय व्यवहार करते थे। सरकारी नीति से क्षुब्ध तिलक जी और सरकारी नीति से क्षुब्ध दामोदर हरि चापेकर बंधु पुणे के पुलिस कमिश्नर रैंड और सहायक अयस्ट की हत्या कर देते हैं। चापेकर बंधु हत्या के जुल्म में गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। तिलक ने अपने समाचार पत्र में केसरी में सरकार की नीतियों की कटु आलोचना करी। यद्यपि इस कृत्य से तिलक जी का कोई संबंध नहीं था, लेकिन सरकार ने उन पर अपने पत्रों के माध्यम से जो हिंसा फैलाई है, जो राजद्रोह करा है, उसका आरोप लगाया। कहा कि आपने हिंसा और राजद्रोह भड़काया है, इसी आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। धारा 124, 18 महीने की कठोर सजा तिलक जी को दी गई। इस सजा की सर्वत्र निंदा की गई बच्चों, लेकिन इस सजा ने उनकी कीर्ति को टॉप पर पहुंचा दिया, शिखर पर पहुंच गई कीर्ति। बात करते हैं 1905 की। लॉर्ड कर्जन जानते हैं ना आप लॉर्ड कर्जन के बारे में? बंगाल का विभाजन कर दिया, इसका कड़ा विरोध हुआ। तिलक जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर
इस विभाजन का बहुत व्यापक आंदोलन के रूप में विरोध किया। केसरी के माध्यम से उन्होंने क्या समाचार लिखा कि सभी स्वदेशी अपनाओ, विदेशी माल का बहिष्कार करो, नौकरियों को त्याग दो, स्वराज की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना है। यह संदेश जन जन तक फैलाया, आंदोलन बहुत व्यापक हो चुका था। अब तिलक जी का कार्य क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे राष्ट्र के नेता के रूप में पहचाने जाने लगे हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष, कांग्रेस है, सबसे बड़ा ग्रुप है हमारा कांग्रेस, और उसमें एक नया दल आया। कांग्रेस की भिक्षावृत्ति का विरोध किया। प्रमुख नेता कौन थे इस दल के? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, जो लाल बाल पाल के नाम से विख्यात हो। उन्होंने सरकार की कड़ी आलोचना बिल्कुल निर्भीकता पूर्वक करी। तिलक कांग्रेस की जो चापलूसी का सम्मेलन कहा, कांग्रेस के कार्यों को तिलक पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा ये चापलूसी का सम्मेलन है। इन अधिवेशनों को उन्होंने मनोरंजन के लिए छुट्टी का दिन कहा। धीरे धीरे कांग्रेस में उदारवादी, उग्रवादी, उनमें मतभेद बढ़ते चले गए। 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, क्या हुआ? उदारवादी, उग्रवादी विरोध इतना तेज, कांग्रेस से उग्रवादियों को निकाल दिया गया। सरकार ने इस फूट का लाभ उठाया और 1908 में फिर से तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया। 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा दे दी गई। 1914 तक उन्हें मांडले जेल में रखा गया। मांडले जेल जो वर्तमान में म्यांमार कहलाता है, वहां उन्हें निर्वासित कर दिया गया। इसके पश्चात तिलक जी रिहा हुए। क्या सोचते हैं आप? क्या क्विट कर दिया उन्होंने अपने आइडिया को? नहीं, अभी भी कुशल राजनेता, राष्ट्र धर्म के उपासक की तरह कूद पड़े फिर से। किसमें? राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की जंग में। उन्होंने जो जेल का समय था, मांडले जेल में, उसमें उन्होंने अपनी महान विद्वता और लेखक का परिचय दिया। मांडले जेल में आपने गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन नामक पुस्तकें रची। 1914 में जब रिहा होकर आए, देश के लिए संघर्ष उसमें कूद पड़े। प्रथम भारतीय जिन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज हा माझा जन्म सिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। 1916 में एनी बेसेंट, बहुत ही महान लेडी एनी बेसेंट के साथ मिलकर कांग्रेस के दोनों दल, उग्रवादी, उदारवादी, उनको मिलाने में सफलता हासिल करी। होम रूल लीग का गठन किया, होम रूल आंदोलन चला। संपूर्ण भारत में स्वराज की प्राप्ति के लिए इतना उत्साहवर्धक वातावरण तैयार किया। तिलक जी का मानना था हमें अपने शासन पर नियंत्रण चाहिए, हम लिपिक बनकर काम नहीं करना चाहते। अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज हमें लिपिक बना रहे थे। हमें गुलामी नहीं चाहिए, हमारा शासन। उनका मानना था सिर्फ अन्याय और अत्याचार को सहन करने वाला, देखो 2 बातें बताई, अन्याय और अत्याचार जो करता है वो तो दोषी है ही, लेकिन उसको जो सहन करता है वो उससे भी बड़ा दोषी होता है। तिलक जी का विचार था कांग्रेस अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देना सीखे, स्वराज हासिल करना है, कुर्बानी देने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। तिलक ये नहीं चाहते थे कि स्वराज की प्राप्ति हमें हिंसा का प्रयोग करके हो, नहीं, लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रभावशाली कार्य सिद्ध ना हो पाए तो हिंसात्मक तरीके को अपनाने में भी कोई हानि नहीं है। होम रूल के उद्देश्यों के लिए लोगों को परिचित कराने के लिए तिलक जी गांव-गांव घूमे, 100 से ज्यादा सभाएं उनका आयोजन किया। सांगली, हैदराबाद, कराची, शोलापुर, काशी, विभिन्न स्थानों पर खूब भाषण दिए। 1920 तक आते आते तिलक जी काफी कमजोर हो गए। अंग्रेजी सरकार तिलक को पंजाब, दिल्ली प्रवेश पर रोक लगा दी। 1 अगस्त 1920 स्वाधीनता के इस महान पुजारी संसार को त्याग देते हैं और अंतिम विदाई ले लेते हैं। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने क्या कहा? आधुनिक भारत का निर्माता जवाहरलाल नेहरू जी ने आपको भारतीय क्रांति का जनक कहा। अंत में जाते जाते बच्चों आपसे यही कहूंगी, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी।